हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर तो मैंने बताई थी का सवाल के अंदर, मगर उनको क्लैरिफाई करना मैं भूल गया था। बताते बताते आगे बढ़ गई, गर्मी भी बहुत थी तो मैं बताना थोड़ा भूल गया था। वो आपका क्वेश्चन था कि हॉस्पिटल में कमजोर रोगियों को वेंटिलेटर पे क्यों रखा जाता है। तो यहाँ देखिए, कमजोर रोगियों को आपको बताए थे वायवीय शोषण में बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय शोषण में 673 किलो कैलोरी मतलब 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। और वायवीय शोषण होता किसके? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन हमारी वायु में विद्यमान है, लेकिन जब रोगी होता है, वो रोगी जब अस्पताल में रहती है, जब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तो उसे सांस लेने तक में कठिनाई होती है। तो वेंटिलेटर के मदद से उसे सांस दी जाती है ताकि उसे आसानी से सांस ले सके। एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण क्या है बच्चों? उसमें शुद्ध ऑक्सीजन सिलेंडर के मदद से उसे सांस दी जाती है, जिस कारण से क्या होता है उसे कि अधिक मात्रा में ऊर्जा कम समय में बन जाता है। मतलब शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, और जितना शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है उतना अधिक उसे ऊर्जा मिलती है और इतना जल्दी उसे ठीक होने की संभावना होती है। दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि गांव में लोग कम ऊर्जा वाले भोजन की उपलब्धता के कारण भी शहर के लोगों से शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। इसके पीछे का भी कारण यही है बच्चों। शहर में प्रदूषण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह की मात्रा शहर में अधिक होती है। अनेक फैक्ट्रियां होती है, गाड़ी बहुत ज्यादा चलता है, जाम तो हर शहर में लगने लगा आजकल, छोटे से छोटे शहर में, जिस कारण से यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जबकि गांव के खेतों में पेड़ पौधे लगे होते हैं, हरे भरे फसल लाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा वहां अधिक होती है। तो वहां के वायु में शुद्धता अधिक होती है। लाजिमी सी बात है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक मात्रा में बनेगी शोषण के पश्चात। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइरुवेट मतलब ग्लूकोज, ठीक है। पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथ कौन कौन से हैं, या पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न तरीके को बताएं। पाइरुवेट कैसे कैसे विखंडित होता है, या पाइरुवेट कैसे कैसे टूटता है। तो सिंपल से समझे, पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न तरीके, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, पाइरुवेट के विखंडन के निम्न 3 पथ हैं। कितने पथ हैं बच्चों? 3 पथ हैं। पहला पथ की जब बात करें, पहला पथ अगर बात करें, आगे पीछे हो सकता है, दूसरा को पहला, पहला को तीसरा लिख सकते हैं। तो देखते पाइरुवेट के विखंडन के कितने पथ हैं? 3 पथ हैं। पहला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसकी अनुपस्थिति में बच्चों? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब अब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट इथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है बच्चों? इथेनॉल और CO2 अवायवीय शोषण में लिखा है, ठीक है। वही है पहला वाला, अनुपस्थिति मतलब अवायवीय शोषण। तो अवायवीय शोषण में क्या होता है? पाइरुवेट किस में बदल जाती है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो पहला पद तो वही है जो अवायवीय शोषण गुण में पढ़े हम लोग। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट इथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया ईस्ट की उपस्थिति में होती है और क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। अब यहाँ एक अलग क्वेश्चन इसी के अंदर छुपा हुआ है बच्चों। वो क्वेश्चन क्या है? किण्वन क्या है? अगर आपको ये पूछ लिया जाए किण्वन क्या है, तो बस इसी चीज को लिखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होकर इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित होना, और यह प्रक्रिया ईस्ट की उपस्थिति में होती है, क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। मतलब किण्वन भी यही आंसर है। अगर पूछ ले अलग से 2 मार्क्स में कि किण्वन क्या है, तो क्या लिखोगे कि ईस्ट की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन इथेनॉल तथा CO2 में होना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। चलिए अगला, दूसरा पद पाइरुवेट 3 है, एक हो गया। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किस चीज में बच्चों? लैक्टिक अम्ल में। देखिए यहाँ किस चीज में बोल रहा है? ऑक्सीजन के अभाव में, अनुपस्थिति नहीं, अभाव। मतलब ऑक्सीजन होती है, कम मात्रा में होती है। इसको ऐसे समझो, जब आप बहुत ज्यादा दौड़ते हो तो आपके शरीर में क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस कारण से आपकी सांसें क्या हो जाती है? तेज। क्यों? दौड़ते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त सांसें तेज होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उसी कमी को पूरा करने के लिए फेफड़ा जो है तेजी से ऑक्सीजन खींचता है और सांसें क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो देखो दूसरा पद क्या है? ऑक्सीजन के अभाव में
पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा पथ है बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट। ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वायवीय श्वसन जो है, पायरुवेट क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है। तो ये 3 गो विभिन्न पथ है किस चीज का, पायरुवेट के विखंडन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद हो गया। पहला पद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो पहला वाला में ईस्ट की उपस्थिति में होती है और किण्वन कहलाती है। दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में होता है और पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। और तीसरी जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बनती है, ठीक है। अगला चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम के कारण मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों उत्पन्न होती है। जिस दिन आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हो, बहुत ज्यादा चल लेते हो, खास के आप लोग स्कूल के टीचर्स डे एनुअल फंक्शन में इस दोस्त से उस दोस्त में, इस खोपचे से उस खोपचे में, ठीक है, जाते रहते हो भर दिन, क्या होता है शाम के टाइम में पैर के हाथ में खिंचाव होती है, दर्द होता है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, आखिर क्यों होता है, अत्यधिक व्यायाम। व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज ही नहीं, यहाँ सब जो अत्यधिक कार्य करते हैं, अत्यधिक चल लेते हैं, अत्यधिक दौड़ लेते हैं, तो हमारे मांसपेशियों में, मांसपेशी मतलब पैर हाथ का मांसपेशी जहाँ मांस है उसमें दर्द होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। उसी खिंचाव को क्या कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, इसका आंसर जानते हैं। मैंने यहाँ दूसरा नंबर पे जो बताया वही चीज है। अत्यधिक व्यायाम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बोले अत्यधिक दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस तेज होती है, जिस कारण से अत्यधिक व्यायाम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होता है, कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। पायरुवेट और ग्लूकोज थोड़ा सा मिलता जुलता चीज है। ग्लूकोज के विखंडन से क्या है, शॉर्ट में लिखना है तो पायरुवेट जो है क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न होती है। लैक्टिक अम्ल, अम्ल मतलब जो स्वाद में खट्टा होता है। यही कारण है आपके हाथ पैर में दर्द होता है तो मम्मी पापा सलाह देते हैं खट्टा मत खाओ, दर्द बढ़ जाएगा। बूढ़े लोगों को दही नहीं खानी होती, क्यों, क्योंकि उसके मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न होते रहती है, ऑक्सीजन का अभाव होते रहता है और उससे क्या होती है, उसके शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाई जाती है। दही में क्या पाया जाता है बच्चों, लैक्टिक अम्ल पाई जाती है और उसी लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न होता है। ऊपर से अगर वो और दही खाएगा तो और लैक्टिक अम्ल उसके शरीर में चले जाएगी, दर्द क्या होगा, बढ़ जाएगा, हो सकता है बुढ़ा टैब बोल जाए, ठीक है। चलते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। चलते हैं आप जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है, या जंतुओं में श्वसन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, विभिन्न श्रेणी के जंतुओं में को श्वसन कैसे होता है। तो यही क्वेश्चन है आपका, मतलब आप समझ गए ना कि जंतु, पौधे को छोड़ के बाकी जो जंतु बचता है उसमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है, पादप में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, ये लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। तो निम्न श्रेणी के जंतु, निम्न श्रेणी का जंतु और उच्च श्रेणी का जंतु समझिए बच्चों। निम्न श्रेणी का जंतु का मतलब होता है जिसमें हाथ पैर मुंह अलग अलग नहीं होता है, एक कोशिका होती है या कुछ कोशिकाएं होती है, उसी से वो अलग अलग जगह अलग अलग काम कर लेता है। जैसे अमीबा में पोषण बताए थे, पोषण चैप्टर के किसी लेक्चर में, ठीक है। निम्न श्रेणी की जंतुओं में जैसे अमीबा, पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव में श्वसन की क्रिया शरीर की सतह में विसरण की प्रक्रिया द्वारा होती है। देखो कोशिका है, तो जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा है, ऐसा है इसका आकार, अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इस कोशिका है ना, एक कोशिका है तो एक कोशिका है ये, ठीक है। इसके कोशिका के चारों ओर क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली से ये क्या करता है, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है। ऑक्सीजन घुसती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, विसरण की प्रक्रिया द्वारा। एक कोशिकीय जीव में चाहे वो अमीबा हो या पैरामीशियम हो, उसमें क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। उसी निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय, लेकिन इसकी भी श्रेणी निम्न नहीं है, इसके लिए विकसित अंग नहीं। जैसे हमारे पास हाथ है काम करने के लिए, मुंह है बोलने के लिए, नाक है सांस लेने के लिए, तो उसमें विकसित अंग नहीं पाई जाती है, इसीलिए उसको निम्न श्रेणी के जंतु बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें विकसित अंग पाए जाते हैं अलग अलग कार्य के लिए, उसको हम लोग उच्च श्रेणी के जंतु बोलते हैं। तो निम्न श्रेणी के जंतु जैसे बहुकोशिकीय जीव किसको बोलेंगे, हाइड्रा।
हाइड्रा में भी श्वसन की क्रिया जो है बच्चों विसरण की क्रिया द्वारा ही होती है। तो यहां तक बातें समझ में आ गई। अगर आपको पूछे कि अमीबा पैरामीशियम में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, विसरण की प्रक्रिया द्वारा, हाइड्रा में कैसे होती है, विसरण की प्रक्रिया द्वारा, या पूछे निम्न में से किस जंतु में जो है विसरण की प्रक्रिया द्वारा श्वसन होती है, तो आपने देखा अमीबा पैरामीशियम हाइड्रा, इनमें से कोई भी रहेगा ऑप्शन में तो आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च हाई लेवल के जो जंतु हैं जिसमें कि श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। देखते हैं विशेष अंग क्या है। पहला है श्वास नली या ट्रेकिया। देखो ट्रेकिया को समझो बच्चों, यहां देखो फिगर में बना रहा हूं। जैसे ये मान लो ये कोई कीड़ा है, इस टाइप का बहुत सारे कीड़े होते हैं, देखो ढेर सारा पैर वाला एक कीड़ा होता है, ठीक है। तो ये कीड़ा है, इसमें ट्रेकिया द्वारा श्वसन होती है। ट्रेकिया होता क्या है कि शरीर के भीतर एक पाइप जैसा होता है, बहुत महीन छिद्र होती है जो आपको दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है। शरीर के भीतर ऐसे ऐसी जो है शाखाएं होती है अत्यंत। अब देखो अत्यंत शाखित भरी, इसमें ऐसे ऐसे शाखा होता है, इसमें ब्रांच होता है, मतलब हवा इसके अंदर घुसेगा, इससे फिर ऐसे आएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। हवा इसके अंदर ऐसे घुसा, इसमें ऐसे ऐसे करके पूरा शरीर में फैल जाएगा। तो देखो ट्रेकिया क्या होता है कि श्वसन क्रिया में ट्रेकिया कीटों के द्वारा, आप देखिए ट्रेकिया शरीर के भीतर अत्यंत शाखित भरी नलिकाएं होती है, बहुत ही शाखा भरा होता है, ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। अत्यंत शाखित भरी नलिकाएं होती है जो शरीर की सतह पर श्वास रंध्र, ये जो सतह पर है ना शरीर का सतह पर, ये शरीर के अंदर श्वास रंध्र नामक छिद्र पर खुलती है, ठीक है। अगला है फेफड़ा। फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया उच्च वर्गीय जीवों में होती है। उच्च वर्गीय टेरेस्ट्रियल जीव, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो जंतु में पाया जाए, ये जमीन पर रहते हैं, ठीक है। उच्च वर्गीय जमीन पे रहने वाले जीव, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, गाय भैंस बकरी सांप मेढक कछुआ, कुछ भी। कछुआ जमीन पर भी रहता हो तो खैर एम्फीबियंस हो जाते हैं, जो जमीन और पानी दोनों में रहता है उसको बोलते हैं उभयचर्या, एम्फीबियंस, ठीक है। तो आप देखो फेफड़ा के द्वारा जो टेरेस्ट्रियल है, मतलब स्थलीय जीव है, स्थिर में रहने वाले जीव है, उसमें श्वसन की क्रिया होती है जो उच्च वर्गीय है, जैसे मनुष्य हो गया, सांप हो गया, अमीबा नहीं सॉरी गलत है, गाय भैंस बकरी जो आप लिख लो, ठीक है, इत्यादि में। क्योंकि अमीबा में तो किसके द्वारा श्वसन होती है बच्चों, विसरण की क्रिया द्वारा श्वसन होती है। अब आते हैं हम लोग गलफ्रा या गिल्स। गलफ्रा के द्वारा, आपके पास गलफ्रा है देखो तो नहीं है ना, आपके पास फेफड़ा है, ठीक है। तो गलफ्रा किसमें पाई जाती है, मछलियों में। आपने मछली किसी ने बनाई, किसी को आता बनाने, घंटा बनाते हो तुम लोग मछली मम्मी के भरोसे, ठीक है। तो क्या होता है मछलियों में, अभी मैं बता रहा हूं गलफ्रा की, यार जिसी को क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया मछलियों में, झींगा में, सीप जैसे जलीय जीव में होती है, जो जल में रहते हैं, इसीलिए उसमें फेफड़ा गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। क्योंकि गिल्स यानी गलफ्रा एक ऐसा अंग है जो जल में मिला हुआ, मतलब पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन को वो अलग कर लेता है, ठीक है। तो गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया किस में होती है बच्चों, जलीय जीवों में होती है, और इस क्रिया में वे जल में घुले हुए ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं। मतलब जल में जो मिला हुआ ऑक्सीजन है उसका प्रयोग वो कर लेते हैं सांस लेने के लिए, इसीलिए क्या बोलते हैं, गिल्स की द्वारा श्वसन की क्रिया किस में होगी, मछलियों में होगी। अब मैं दिखा रहा हूं बच्चों ये गिल्स होता क्या है, ठीक है। तो आप गिल्स देखना चाहते हो, मैं बता रहा हूं, यहां देखो, अगर ये मान लो कोई मछली का मुंह है, ठीक है, ये आंख है इनका, ऐसा एक गलफ्रा होता है। मछली का मुंह में ये जो साइड का गलफ्रा होता है, इसको ऊपर करके ऐसे उठा के तुम देखोगे तो उसके अंदर फूल जैसी एक रचना होती है, ठीक है। अगर कोई मछली खरीदने में एक्सपर्ट हो तो अगर वो खून से भरा हुआ लाल रहता है तो बोलते हैं मछली ताजा है, अगर वो सफेद हो चुका होता है तो बोलते हैं मछली क्या है, बहुत देर पहले का मरा हुआ है। तो ये जो फूल जैसी रचना होती है ना, यही गिल्स है, वही मशीन है जो क्या करता है, आपको ऑक्सीजन को छान के अलग कर लेता है जल से। अब देखो मछलियों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, आगे एक क्वेश्चन है उसको मैं समझा ही दे रहा हूं, फिर दिखा देता हूं। देखो जलीय जल में घुले हुए ऑक्सीजन की, पहले जो है गिल्स का फोटो देख लो, स्क्रीन पर देख पा रहे होगे तुम लोग, मैं दे रहा हूं स्क्रीन पे, देखो गिल्स का फोटो, ठीक है। अब देखो जल जो है, मुंह से मछली जल ग्रहण करता है, जल की बूंदों को, और वो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन भी होता है जल के साथ, और यहां पहुंचती है गलफड़े पे, ठीक है। गलफड़े पे पहुंचने के बाद यहां क्या होता है, जल से ऑक्सीजन छन कर गलफड़े में चले जाती है,
और गलफड़े में आकर खून रहता है या पहले से, और उस खून यानी रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है। रक्त में ऑक्सीजन मिल गया, चले गया वो रक्त ऑक्सीजन लेके शरीर के पूरे सतह पर, मछली जितना भी बड़ा हो सब पूरे शरीर सतह पर चले जाता है, ठीक है। पूरी सतह पर जब चले गया और उसके बाद फिर जो है इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, क्योंकि श्वसन की क्रिया के बाद ऑक्सीजन के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर गिल्स पे आता है और गिल्स में जो है निकल के पानी में चले जाता है, पानी से गिलफड़े से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो मतलब पानी इधर से लिया और इस जगह पानी को छानकर ऑक्सीजन को रक्त में मिला दिया और उस पानी को फिर शरीर से बाहर निकाल दिया। दूसरी ओर शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई फिर गिल्स में लेके आया और उसी गिल्स में जो है फिर जो है छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी के साथ वो कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो इस तरह से मछलियों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। चलिए लिखते हैं मछलियों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो बच्चों आ गया हम लोगों का मछलियों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो देखिए प्रत्येक मछली में गिल्स के दो समूह पाए जाते हैं। आपको पता है कि जैसे मछली का मुंह है, ठीक है, ये मछली का मुंह है, तो इसमें से सॉरी गलत हो गया फिगर, तो इसमें आपका एक गिल्स इधर होगा, दूसरा गिल्स उधर होगा, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, दो होता है, ठीक है। गिल्स के दो समूह पाए जाते हैं और प्रत्येक गिल्स जो समूह जो है गिल्स कोष्ठ नामक एक थैली में स्थित होती है। मतलब हम बोले ना अंदर में होता है वो फूल जैसा रक्त जो देखते हैं आप, लाल है या सफेद हो गया, ठीक है, तो वो अंदर में होती है और बाहर में जो वो चपटा सा रहता है बना हुआ मछली के ऊपर का कड़ा सा भाग, उसको गिल्स कोष्ठ कहते हैं। गिल्स कोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रसनी तथा दूसरी ओर शरीर से बाहर खुलती थी। हम बोले ना इधर आहार नाल की ग्रसनी इधर से पानी घुसती और दूसरा शरीर के सतह से इधर बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो आहार नाल की ग्रसनी दूसरी ओर शरीर से बाहर खुलती है। तो आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। जब मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल की ग्रसनी में पहुंचता है, मुंह से अंदर जाती है जल, तब जल पहले गिल्स कोष्ठ में फिर शरीर से बाहर। तो जल पहले मुख से कहा गिल्स कोष्ठ में जाएगी और गिल्स कोष्ठ में पहुंचने के बाद फिर बगल से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। इसी दौरान मतलब मुख से गिल्स कोष्ठ से जब बाहर गई तो उसी दौरान जो है जिस समय जल गिल्स कोष्ठ के अंदर रहता है बच्चों, जिससे जल में घुली हुई ऑक्सीजन क्या होता है, गिल्स में रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त में चले जाता है। मैंने अभी बताई कि जैसे वहां पर जल में जाती है ऑक्सीजन निकल के कहां चले जाता है, रक्त में चले जाता है। और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से आती है जल में चले जाता है, तो जल जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला जल फिर बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा मछलियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन अधिकांश समय फिगर ही पूछा जाता है बच्चों। तो ये फिगर है मानव की श्वसन तंत्र या फेफड़ा का सचित्र वर्णन करें। देखो स्क्रीन पे आपके बुक में होगा, आप चाहे जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक में ये फिगर बना हुआ है ना। ये फिगर जो आप बना हुआ देखे हुए हैं, देखते हैं, इस फिगर को मोटा मोटी बनाने की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ये जो है फेफड़ा कैसे कैसे होता है मनुष्य में, ठीक है। साफ सुंदर सेम टू सेम बनाना नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि अच्छा फिगर बन जाए, देखने में लगे नहीं फेफड़ा है किडनी नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है मनुष्य में श्वसन गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। अब अंतिम क्वेश्चन, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य में श्वसन के गैसों का परिवहन कैसे होता है। मतलब मनुष्य में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। श्वसन गैसों का तात्पर्य है बच्चों जो गैस हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों गैसों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, श्वसन गैस कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, मनुष्य में श्वसन गैसों का परिवहन कैसे होता है, या मनुष्य सांस कैसे लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखो प्रश्वास द्वारा वायुमंडलीय, प्रश्वास मतलब हुआ इनहेल करना, मतलब हवा को अंदर लेना। प्रश्वास द्वारा वायुमंडलीय हवा नासिका से श्वास नली होते हुए फेफड़ों की वायु कोशिका के चारों ओर। देखो प्रश्वास द्वारा जब हवा जाती कहाँ पहुंचता है, फेफड़ा, सीना के दोनों ओर स्थित है, ठीक है। फेफड़ा के वायु कोशिका के चारों ओर फैले रक्त कोशिका के घने जाल में चले जाता है और
पहले शरीर के विभिन्न भागों से जो अणुऑक्सीकृत रक्त आता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, अणुऑक्सीकृत रक्त हृदय में पहुंचता है, जहां से इसे फेफड़े में भेजता है, और फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षीरीय रक्त कहते हैं, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, वो क्षीरीय रक्त कहते हैं। कहां से आता है? शरीर के विभिन्न भाग से हृदय में, हृदय से फेफड़े के पास, ठीक है। क्षीरीय रक्त फेफड़े से चारों ओर स्थित रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यहाँ देखो ये क्षीरीय रक्त है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, फेफड़ा से बाहर निकल के चली जाती है। उसके बाद जो बचता है वो रक्त होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन भी होती है। और जो हम लोग प्रश्वास द्वारा हवा लेते हैं ना, वो हवा उस रक्त के हीमोग्लोबिन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जो रुधिर परिसंचरण, मतलब रक्त का एक जगह से दूसरे जगह जाना, क्या कहलाएगा? रुधिर परिसंचरण द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। अगला पैराग्राफ है, यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूटकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देता है। इस तरह ऑक्सीजन विभिन्न कोशिका तक पहुंच जाती है। मतलब फेफड़ा में ही संयोग होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर वो हर एक कोशिका तक पहुंचकर टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचता है। इसके पश्चात CO2 विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका के रक्त में चले पहुंच जाता है। फिर उसी तरह हृदय में जाएगा, हृदय से फेफड़ा में जाएगा, वहां से CO2 बाहर निकल जाएगी। इस तरह उच्छ्वास द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया द्वारा, देखो इसको कम से कम 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इस क्वेश्चन को तभी समझ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने शॉर्ट किया है और जो मेन बातें हैं वही लिखने का प्रयास किए हैं। तो इस तरह से बच्चों ये खत्म हो गया। आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। प्लीज सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है बच्चों।